ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आप सब मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो मैं संकेत सर फिर से एक बार आज के वीडियो सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, आज से हम 12th स्टैंडर्ड का अकाउंटेंसी पार्ट 1 का जो चैप्टर नंबर 1 है, पार्टनरशिप एंड इंट्रोडक्शन, वो स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ से आप जो है खास करके अकाउंट्स में एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए जा रहे हो। मैं आपको इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि आपने 11th स्टैंडर्ड में जो अकाउंटेंसी लर्न किया वो पूरा का पूरा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में था, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम द वाउचर से लेकर फाइनल अकाउंट्स बनाने तक आपने जो भी स्टेप्स देखे, दैट वाज ऑल अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। And here in the 12th standard you are going to learn all about the partnership business। कि एक पार्टनरशिप बिजनेस होता क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने की ज़रूरत क्या है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उसके गवर्नमेंट के जो प्रोविजंस है वो कौन से फॉलो करने पड़ते हैं, एवरीथिंग, राइट। टिल फाइनल अकाउंट्स बनाने तक हम सारी चीज़ें लर्न करने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये पार्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। Fine. Okay, students. So without taking much more time, let's get started. ओके सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो चैप्टर है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये चैप्टर का जो वेटेज है आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए वो देख लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि ये चैप्टर में से कौन कौन से सेक्शंस में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ताकि हमें उसी तरीके के क्वेश्चन है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है ये चैप्टर में से। तो चलिए, सबसे पहले हम ये चैप्टर का जो वेटेज है वो एक बार अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन लिखेंगे, कौन कौन से सेक्शंस में क्वेश्चन आएंगे। देन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन के कितने मार्क है, ताकि हमें हर एक सेक्शन में टोटल मार्क्स के बारे में पता चल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करें तो ये चैप्टर में से जो आपका सेक्शन ए होता है कि जिसमें एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस काइंड ऑफ क्वेश्चन, उसमें दो क्वेश्चन आएंगे, एक का वेटेज है 1 मार्क, सो टोटल इसका वेटेज हो गया 2 मार्क। देन डायरेक्ट सेक्शन सी में जो शॉर्ट आंसर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि शॉर्ट सम्स आते हैं, वो ये चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा और एक का वेटेज 3 मार्क है, तो इसका टोटल वेटेज हो जाएगा 3 मार्क्स। तो वैसे देखें स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर में से टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, राइट। तो हमें खास करके एमसीक्यूज के लिए और जो शॉर्ट सम्स है 3 मार्कर्स, उसके लिए ये चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है। फाइन। चलिए, अब हमें ये चैप्टर में से कौन कौन से पॉइंट्स लर्न करने हैं वो सारे एक बार देख लेते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें इंट्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमें देखना है पार्टनरशिप का मीनिंग एंड डेफिनेशन, क्योंकि यहाँ पर आप पार्टनरशिप फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे हो। तो पार्टनरशिप एक्चुअली होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो देखेंगे। देन हम देखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप, यानी कि कौन कौन से पार्टनरशिप में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो देखेंगे। पार्टनरशिप डीड क्या होता है वो देखेंगे हम। उसके बाद प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 pertaining to the accounting treatments in the absence of partnership deed, यानी कि जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनरशिप डीड बनाया नहीं है तो वहां पर ऑटोमेटिकली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कौन कौन से प्रोविजंस हमें इम्प्लीमेंट करने होंगे वो देखेंगे। देन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे। 7th नंबर का पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड
एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग दोनों का डिफरेंस यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स। नंबर 8 पर है ड्राइंग अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के जो ड्राइंग अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं वो देखेंगे। नंबर 9 पर है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोस्तों ये आपके लिए एक नया टेबल है जो हम ये चैप्टर में समझने वाले हैं। नंबर 10 पर होगा डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमने 11th स्टैंडर्ड में जो फाइनल अकाउंट्स बनाए थे तब उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा था, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहाँ पर जो हमने नया बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोनों का डिफरेंस क्या है वो हम समझेंगे। नंबर 11 में कुछ हम एक्सक्लूसिव इलस्ट्रेशंस देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन आंसर है उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स हम ये चैप्टर में से लर्न करने वाले हैं दोस्तों। ये जो आपका चैप्टर है वो 50-50% रहेगा। 50% जितना थियरी है, 50% जितना आपको प्रैक्टिकल है वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में फर्स्ट टाइम समझने वाले हो, तो वो सारी चीज़ें आपको थियोरी पॉइंट्स ऑफ व्यू से लर्न करनी है। रेडी? तो चलिए दोस्तों, नाउ विदाउट टेकिंग मच मोर टाइम हम ये चैप्टर को फाइनली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है इंट्रोडक्शन का। तो इसमें हमें दिया है द पार्टनरशिप फर्म इज इमर्ज्ड फ्रॉम द कैपिटल एंड मैनेजरियल लिमिटेशंस ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो दोस्तों हमें बताया है कि हमने 11th स्टैंडर्ड में जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में लर्न किया था ना, तो उसके मेनली दो लिमिटेशन थे। नंबर 1, एक तो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम, उसकी कुछ वहाँ पर लिमिटेशन थी, और दूसरा कैपिटल के प्रॉब्लम थे। तो ये दोनों जो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिमिटेशंस थे, इसीलिए पार्टनरशिप फर्म का इमर्जेंस हुआ। फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द इमर्जेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब हमें पार्टनरशिप फर्म इमर्ज होने के मेन 3 रीजन है वो दिए गए हैं। दोस्तों ये तीनों रीजंस आपको अच्छे से याद रखना है। नंबर 1 है एन इंडिविजुअल हैज सफिशिएंट फंड्स बट डज नॉट हैव रिक्वायर्ड स्किल। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में होता क्या है कि एक पर्सन होता है ना, उसके पास ऐसा हो सकता है कि पैसे पूरे हो बिजनेस करने के लिए, जो कैपिटल चाहिए वो कैपिटल है, बट उसके पास स्किल नहीं है। जो मैनेजरियल स्किल होनी चाहिए वो स्किल नहीं होती है। तो वो ऐसे स्किल वाले दूसरे पर्सन को हायर करते हैं एज अ ओनर इनटू द बिजनेस। तो क्या हो जाता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप से वो पार्टनरशिप हो जाएगी। नंबर 2 पर है एन इंडिविजुअल हैज रिक्वायर्ड स्किल बट डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड। ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्सन बिजनेस चला रहा है उसके पास स्किल है, बट बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए जो पैसे चाहिए, जो फंड चाहिए, वो फंड नहीं है। तो होगा क्या कि आप अगर बिजनेस में एक पर्सन को एज अ ओनर आप एडमिट करते हो, एज अ पार्टनर आप एडमिट करते हो, तो वो बिजनेस में नया कैपिटल लेकर आएगा, तो जो फंड का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो जाएगा। और तीसरा रीजन होता है डिस्ट्रीब्यूट द बिजनेस रिस्क। बहुत सारे बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये रिस्क को जितने पर्सन ज्यादा उतना रिस्क पर्सन्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। रिस्क मतलब क्या स्टूडेंट्स? तो रिस्क का मतलब होता है रिस्क इन द टर्म्स ऑफ अकरिंग अ लॉस। मेनली रिस्क क्या होता है? रिस्क वही होता है कि बिजनेस में लॉस आ जाएगा। अब जितने बंदे ज्यादा हो, जितने ओनर ज्यादा हो, तो उतना रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिटवीन द पर्सन्स। तो मेनली ये 3 रीजंस थे, और इसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशंस भी बोल सकते हैं कि जिसकी वजह से जो पार्टनरशिप फर्म है उसका इमरजेंस हुआ। तो फिर से एक बार देख ले स्टूडेंट्स, ऐसा होता है एन इंडिविजुअल हैज सफिशिएंट फंड बट डू नॉट हैव रिक्वायर्ड स्किल। एन इंडिविजुअल हैव रिक्वायर्ड स्किल बट डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड। एंड तीसरा रीजन होता है बिजनेस के रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करना। राइट? तो ये तीनों रीजंस आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर देन वन पर्सन, additional capital, skill and managerial ability are required to run a business at a large level and for the expansion of any business. राइट? अगर आपको बिजनेस को एक्सपांड करना है, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, लार्ज लेवल पर ले जाना है, तो बिजनेस में आपको तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपको एक्स्ट्रा पैसे भी चाहिए, यानी कि एडिशनल कैपिटल भी चाहिए, बिजनेस को चलाने की मैनेजरियल स्किल भी चाहिए, और बिजनेस में जो स्किल और एबिलिटी दोनों की ज़रूरत पड़ती है।
इन दिस सर्कमस्टेंसेस मोर देन वन पर्सन गैदर एंड बिकम सप्लीमेंट टू ईच अदर एंड कमेंस अ बिजनेस। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों कि एक या एक से ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट बनते हैं और बिजनेस है वो स्टार्ट करते हैं। तो दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मींस अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो इस तरीके से जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बनता है उसी को बोला जाता है पार्टनरशिप फॉर्म। तो दोस्तों हम इसको शॉर्ट में ऐसा याद रख सकते हैं कि बिजनेस को लार्ज लेवल पर ले जाने के लिए या बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए हमें एडिशनल कैपिटल, स्किल और मैनेजरियल एबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में एक या एक से ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे के सप्लीमेंट बनकर जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फॉर्म कहा जाता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1 जो था इंट्रोडक्शन। चलिए अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, जिसमें हमें लर्न करना है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पर हमें पार्टनरशिप की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो मिल जाएगी। तो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस। तो यहाँ पर हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में जो डेफिनेशन दी है वो दी गई है और ये ही सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। तो दोस्तों बहुत ही इजी वे में हमें डेफिनेशन दी है। यहाँ से हम याद रखेंगे कि पार्टनरशिप क्या है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड। तो पहला स्टेप में आप इतना याद रखोगे कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स। पार्टनरशिप है ना, वो अलग अलग लोगों के बीच में एक रिलेशन है। अब कैसे लोग? तो ऐसे लोग कि जो हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। ऐसे लोग कि जो बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्रीड हुए हैं। और कैसा बिजनेस? तो ऐसा बिजनेस के कैरिड ऑन बाय ऑल, के जिसको सब साथ में मिलकर चलाएंगे, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सभी के बिहाफ में कोई एक पर्सन ही पूरे बिजनेस को चलाएगा। राइट। तो दोस्तों देखिए फिर से हम याद रखते हैं, आपको स्टार्ट कहां से करना है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स। कैसे पर्सन्स? तो ऐसे पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। कैसा बिजनेस? तो ऐसा बिजनेस के विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इस तरीके से हम पूरी डेफिनेशन याद रख सकते हैं। ठीक है। द पर्सन हु एंटर इनटू सच रिलेशनशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली अ फर्म। तो इस तरीके के रिलेशनशिप में जो लोग आते हैं वो लोगों को इंडिविजुअली पार्टनर बोला जाता है एंड कलेक्टिवली वो लोगों को फर्म बोला जाता है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट कैन बी सेड दैट टू और मोर देयर। देखिए यहाँ पर हमें एक सिंपल दूसरी डेफिनेशन मिल जाएगी। टू और मोर पर्सन्स हु आर competent to undertake a contract to earn a profit from a legal business, the business is termed as partnership। तो क्या लिखा है कि दो या दो से ज्यादा लोग कि जो एक दूसरे के कॉम्पिटेंट बनकर, यानी कि एक दूसरे के सप्लीमेंट बनकर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? तो हमें साथ में मिलकर कोई लीगल बिजनेस करके प्रॉफिट कमाना है। राइट। लीगल बिजनेस करके क्या करना है? प्रॉफिट कमाना है। ऐसा वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे बिजनेस को भी हम पार्टनरशिप बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई पार्टनरशिप की एक सिंपल डेफिनेशन। बट मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आपको ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के मुताबिक जो डेफिनेशन दी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। तो आप इसी को अच्छे से याद रखें। आगे लिखा है द बिजनेस रन कलेक्टिवली इन पार्टनरशिप बाय टू और मोर पर्सन्स इज नोन एज पार्टनरशिप फर्म। तो ऐसा बिजनेस जिसको दो या दो से ज्यादा लोग साथ में मिलकर चलाते हैं, ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट हुआ कि जिसमें हमने
पार्टनरशिप के मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में लर्न किया। ओके, सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए, और जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि एक पार्टनरशिप कहलाने के लिए उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या तो होने चाहिए, या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जिसको देखने को मिल जाए जिसमें भी, वो होता है पार्टनरशिप, राइट। तो चलिए सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स दोस्तों हम देखते हैं, जो है क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी पार्टनरशिप की शुरुआत है ना, एक एग्रीमेंट से होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट से होती है। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट आप देखो ना, तो वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, बट रिटन एग्रीमेंट इज ऑलवेज डिजायरेबल एंड इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल। ये बात आप अच्छे से याद रखोगे क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। Which type of agreement between the partners are advisable and desirable? So you need to remember that still written agreement is always desirable and advisable। वैसे दोनों हो सकते हैं, ओरल भी वैलिड ही है और रिटर्न भी वैलिड ही है, बट ऐसी सलाह दी गई है कि एग्रीमेंट ऑलवेज रिटर्न होना चाहिए। अब ऐसा क्यों, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप इतना याद रखोगे कि नंबर 1, पार्टनरशिप की शुरुआती कहाँ से होती है, एग्रीमेंट से होती है। एग्रीमेंट रिटर्न और ओरल दोनों हो सकते हैं, बट रिटर्न एग्रीमेंट इज ऑलवेज डिजायरेबल एंड एडवाइजेबल। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स इकट्ठा हुए हैं ना, वो सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और वो है प्रॉफिट कमाना और वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। क्योंकि अगर यहाँ पर पार्टनर का इंटेंशन कुछ और है, यानी वो प्रॉफिट करने के लिए नहीं आए हैं, राइट, वो सर्विस देने के लिए आए हैं या तो फिर फालतू का टाइम पास कर रहे हैं या कुछ और चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, तो फिर वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होगी, वो पार्टनरशिप नहीं होगा। पार्टनरशिप में सभी पार्टनर का ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए, वो है प्रॉफिट कमाना और वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना बिटवीन द पार्टनर्स। अब कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो जो पार्टनर्स डिसाइड करे, राइट, और जो रेशियो पार्टनरशिप डीड में लिखा हो ना, वो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और अगर पार्टनरशिप डीड में कोई रेशियो नहीं लिखा है तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक वो लोग इक्वली अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो सिंपल एज दैट। कैसे? इक्वली। 2 पार्टनर है तो 1:1, 3 पार्टनर है तो 1:1:1, इन दिस वे। डन। तो स्टूडेंट्स ये था सेकंड पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है लीगल बिजनेस। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि भैया पार्टनरशिप में जो भी चीज का बिजनेस करना चाहते हो ना, या जो सर्विस का बिजनेस करना चाहते हो ना, वो लीगल होनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट ने जिसको परमिशन दी है ऐसी चीज होनी चाहिए। आप कोई अगर कोई इलीगल एक्टिविटी करते हो, कोई इलीगल टास्क करते हो, तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं बनेगा, गवर्नमेंट उसको परमिशन ही नहीं देगी, राइट। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट था। चलिए नंबर 4 देखते हैं, एजेंट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दोस्तों जितने भी पार्टनर्स इकट्ठा हुए हैं ना, दे ऑल आर वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ ईच अदर, यानी दे ऑल आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ ईच अदर, राइट। यानी कि ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर एक्टिव है, कोई पार्टनर पैसिव हो बिजनेस में, बट इट्स फाइन, राइट। के सपोज कोई एक पार्टनर डिसीजन लेता है तो हमें ऐसा ही समझना है कि वो सबका डिसीजन है, वो सब ने लिया है ना। तो सभी एक दूसरे के क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, सभी एक दूसरे के क्या है, एजेंट है, राइट। एक का मिरर होता है, सपोज ए बी सी 3 पार्टनर है तो ए बी का मिरर ही होता है सी, राइट। ए सी का मिरर होता है बी। ऐसे सभी एक दूसरे के रिप्रेजेंटेटिव की तरह वर्क करते हैं। एक ने जो डिसीजन लिया मतलब सभी का वही डिसीजन है, हमें ऐसे ही समझ के चलना होता है। तो 4th पॉइंट आप ये याद रखोगे कि ऑल द पार्टनर्स आर वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ ईच अदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स नंबर 5,
नंबर्स ऑफ पार्टनर्स। दोस्तों आप लोगों को ये तो पता है कि पार्टनरशिप होती है ना, उसमें मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए? तो सर मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए, बट व्हाट अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर? तो आप याद रखोगे कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है ना, 2013, उसके मुताबिक मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होने चाहिए 100। बट जो लेटेस्ट जो रूल आया है गवर्नमेंट का, एज पर कंपनीज रूल 2014 के मुताबिक जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर है ना, वो 50 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 50, राइट। तो अगर आप 2013 के मुताबिक लिखते हो तो आपको 100 लिखने, बट अगर आप 2014 के मुताबिक लिखते हो तो आपको 50 है वो लिखने हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है पॉइंट नंबर 6 एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका नाम है अनलिमिटेड पार्टनर्स, आई मीन अनलिमिटेड लायबिलिटीज। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट जो पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इससे हमें बहुत सारी चीजें पता भी चलती है। देखिए इसमें होता क्या है दोस्तों, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। पार्टनरशिप फर्म की जो लायबिलिटीज है ना, वो लायबिलिटीज पे करने के लिए अगर फर्म की एसेट्स को बेच के भी अगर आप फर्म की लायबिलिटीज पे नहीं कर पाते हो, तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स बेच के भी बिजनेस की लायबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ता है। समझ में आया? चलो दूसरी बार बताता हूँ। पार्टनरशिप फर्म जो है, ठीक है, उसमें लायबिलिटीज आपको पे करनी है। अब वो लायबिलिटीज पे करने के लिए आप क्या करोगे? तो बिजनेस की सारी एसेट्स बेच दोगे, और वो बेचने से जो पैसे आएंगे, वो पैसों में से आप लायबिलिटीज को पे करोगे, बराबर। बट सारी एसेट्स बेचने के बाद भी अगर लायबिलिटीज पे ऑफ नहीं होती है, तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी बिजनेस की सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ता है दोस्तों। और इसीलिए यहाँ पर ऐसा पॉइंट लिखा गया है कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज। ऐसा नहीं है कि पार्टनर ने जितना इन्वेस्ट किया उतनी ही उसकी लायबिलिटी है, नो। मान लो कि कोई पार्टनर फर्म में 5 लाख रुपीस कैपिटल लेकर आ गया, तो उसकी लायबिलिटी 5 लाख तक, मतलब अगर फर्म बंद हो गई तो 5 लाख गए तो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। बिजनेस की जो भी लायबिलिटीज है ना, अगर वो बिजनेस की एसेट्स में से पे ऑफ नहीं होती है, तो पार्टनर को कलेक्टिवली या इंडिविजुअली, सभी पार्टनर को साथ में मिलके या इंडिविजुअली, एक दो पार्टनर बचे हैं या जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी ये बिजनेस की लायबिलिटी को पे करना पड़ता है, राइट। इसीलिए ये पॉइंट का नाम क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी, राइट। ओके फॉर दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7 है हमारे पास, जो है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। अब इसमें मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिजनेस के ओनर कौन होते हैं? तो सर पार्टनर होते हैं। तो बस पार्टनर ही बिजनेस के ओनर है, तो उसकी ओनरशिप भी डेफिनेटली पार्टनर्स के पास ही होगी। बिजनेस की ओनरशिप किसके पास होगी? पार्टनर के पास होगी। और बिजनेस का पूरा मैनेजमेंट, फर्म का पूरा मैनेजमेंट भी कौन करते हैं? तो पार्टनर्स ही करते हैं, राइट। सभी, ऐसा हो सकता है कि सभी के बिहाफ में कोई एक पार्टनर करे या सभी मिलकर करे, बट ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? पार्टनर्स की होती है। फाइन। तो दोस्तों ये 7 पॉइंट्स आपको जिसमें भी देखने को मिले ना, तो समझ जाने का कि ये क्या है? ये पार्टनरशिप है, ठीक है। चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर ले। बताइए पहला पॉइंट क्या था? पार्टनरशिप की शुरुआत ही कहाँ से होती है? तो सर एग्रीमेंट से होती है, कॉन्ट्रैक्ट से होती है। कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? ओरल और रिटर्न दोनों हो सकते हैं, बट विच इज एडवाइजेबल एंड डिजायरेबल? रिटर्न इज ऑलवेज एडवाइजेबल एंड डिजायरेबल। डन। चलो नंबर 2 में क्या था? तो नंबर 2 में था सभी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट करना होना चाहिए। प्रॉफिट अर्न करना और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना। कैसे करेंगे? तो पार्टनरशिप डीड में जो रेशियो डिसाइड किया है पार्टनर्स ने मिलकर, वो रेशियो में डिसाइड करेंगे, आई मीन वो रेशियो में डिवाइड करेंगे। और अगर
पार्टनरशिप डीड बनाया नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक सभी के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये होगा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट था सर कैसा बिजनेस करना है, तो कोई लीगल बिजनेस ही करना है कि जिसकी गवर्नमेंट ने परमिशन दी हो, ऐसी चीजों का ही और ऐसी सर्विसेज का ही हमें बिजनेस है वो करना है, ठीक है। देन हमारे पास पॉइंट था मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं, नंबर ऑफ पार्टनर तो मिनिमम तो 2 है, मैक्सिमम अगर कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक देखे तो लिमिट 100 की है, बट लेटेस्ट जो कंपनी रूल 2014 के मुताबिक देखे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं, 50 होते हैं। डन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 अनलिमिटेड लायबिलिटी। सर जितने भी पार्टनर है सभी की लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है, मतलब बिजनेस की लायबिलिटी पे करने के लिए एसेट्स इनफ नहीं है तो पार्टनर को अपनी पर्सनल एसेट्स बेच के भी बिजनेस की लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा। देन ऑल द पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ ईच अदर, दे ऑल आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच अदर, राइट। और लास्ट पॉइंट था ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द फर्म इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द पार्टनर्स। तो दोस्तों ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड। चलिए देखते हैं पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है। तो इमरजेंस ऑफ पार्टनरशिप इज फ्रॉम द एग्रीमेंट। तो हमने तो ये स्टार्टिंग में ही देखा था कि पार्टनरशिप की शुरुआती कहाँ से होती है, तो सर एग्रीमेंट से होती है, कॉन्ट्रैक्ट से होती है, राइट। द पार्टनर्स अंडरटेक द एग्रीमेंट विद इन द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट की जो प्रोविजन है ना उसके तहत पार्टनर्स है ना वो एग्रीमेंट बनाते हैं। एग्रीमेंट करना है बट ऐसे ही नहीं करना है, पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजंस को अंडरटेक यानी कि ध्यान में रखते हुए आपको एग्रीमेंट है वो करना है। पार्टनरशिप डीड एक्सेप्टेबल टू ऑल द पार्टनर्स इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म की जब शुरुआत होती है ना उसी टाइम पर पार्टनरशिप सारे पार्टनर्स को साथ में लेकर पार्टनरशिप डीड है ना वो बना दिया जाता है। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, ये तो हमने पहले भी देखा, ओरल और रिटन दोनों हो सकते हैं। रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको पार्टनरशिप डीड का मीनिंग मिल जाएगा। क्या मीनिंग है, तो हमने देखा ना कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, बट जो रिटन एग्रीमेंट है राइट उसी एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, तो उसी एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो आप याद रखोगे व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, अ रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज द पार्टनरशिप डीड। रिटर्न पार्टनरशिप डीड इज डिजायरेबल एंड एडवाइजेबल, ये भी हमने देखा। अब क्यों ऐसा, देखिए वो यहाँ पर आंसर दिया है, सो दैट द सॉल्यूशन ऑफ एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट इन फ्यूचर कैन बी ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। दोस्तों होता क्या है कि मान लो कि फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या तो कोई डिस्प्यूट हो गया, कुछ भी होता है तो ये जो पार्टनरशिप डीड है ना उसी के बेस पर ये जो प्रॉब्लम है ना उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। इवन पार्टनर्स कोर्ट में चले जाते हैं, एक दूसरे पर केस करते हैं, तो कोर्ट भी ये पार्टनरशिप डीड को ही एक वैलिड प्रूफ के तहत देखती है और उसी के बेस पर कुछ सॉल्यूशन है वो निकालती है, राइट। इसीलिए पार्टनरशिप डीड कैसा होना चाहिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, और रिटर्न एग्रीमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, डीड बोलते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पार्टनरशिप डीड इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। डीड क्या होता है, तो जैसे हमारा इंडिया का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वैसे पार्टनरशिप डीड भी पार्टनरशिप फर्म का एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये वर्ड आप याद रखोगे, ठीक है। डीड क्या होता है, तो डीड होता है वो फर्म का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वेयर ऑल द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू द फर्म्स एडमिनिस्ट्रेशन आर इंक्लूडेड, के जिसमें
फर्म के एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड सारी गाइडलाइन, सारी प्रोविजंस उसमें होती है, इसीलिए उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जनरली द फॉलोइंग कंटेंट इज इंक्लूडेड इन द पार्टनरशिप डीड। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं कि पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी, जनरली कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, राइट। वैसे तो पार्टनर्स खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें रखनी है, बट यहाँ पर हमें जनरली दिया गया है कि इतनी चीजें तो पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इतनी होनी चाहिए, इसमें आप प्लस माइनस कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट हमें दिया है वो है डिटेल्स ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि सबसे पहले पार्टनर्स की डिटेल्स, यानी कि पार्टनर का नेम, एड्रेस, उसका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, और जो भी चीजें आपको चाहिए वो सारी चीजें आप पार्टनर्स की डिटेल्स में लिख सकते हो। नंबर 2 है डिटेल्स ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म का नेम, फर्म का एड्रेस, देन फर्म का ईमेल आईडी, फर्म का फोन नंबर, राइट, फर्म का एचओ, कौन कौन सी ब्रांचेस है वो सब का एड्रेस, वो सारी चीजें आप फर्म के रिलेटेड यहाँ पर लिख सकते हो। नंबर 3 पर है टाइप ऑफ बिजनेस, यानी हम कौन सी चीज का बिजनेस करते हैं, या तो क्या बिजनेस करते हैं, या तो हमारे बिजनेस का टाइप कौन सा है, वो सारी चीजें आप ये पॉइंट में लिख सकते हो। नंबर 4 कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप फर्म कब शुरू हुई, उसकी कमेंसमेंट डेट कौन सी थी, विच इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। नंबर 5 पर है कैपिटल, द अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ द पार्टनर इज मेंशन इन द डीड, इट इज नॉट मैंडेटरी टू ब्रिंग द कैपिटल बाय ईच पार्टनर। वैसे देखा जाए तो सारे पार्टनर को कैपिटल कंपलसरी लाना जरूरी नहीं है, बट जो पार्टनर जितनी भी कैपिटल लेकर आया है वो आप यहाँ पर 5th नंबर के पॉइंट में शो कर सकते हो। नंबर 6 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया है वो कैपिटल पर क्या उसको इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया है वो कैपिटल पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितने % मिलेगा, वो आपको क्लियरली पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना होगा। और दोस्तों अगर आपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया है तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक कोई भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। या तो मेंशन कर दीजिए, और मेंशन नहीं किया है या तो पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं है, तो फिर एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कोई भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। चलिए नंबर 7 है वो है ड्राइंग। पार्टनर्स ड्राइंग तो कर सकते हैं, बट ड्राइंग की मैक्सिमम लिमिट क्या होनी चाहिए वो आप ये वाले पॉइंट में डिस्क्लोज कर सकते हो। नंबर 8 है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर ने जो ड्राइंग किया क्या वो ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना है कि नहीं करना है, और करना है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, राइट, वो भी दोस्तों यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 8 में मेंशन कर सकते हो। पॉइंट नंबर 9 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फर्म ने जो प्रॉफिट या लॉस किया वो पार्टनर्स के बीच में कौन से प्रपोर्शन में डिवाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया होना चाहिए। और हमने पहले भी देखा था कि अगर ये मेंशन नहीं किया है तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सभी पार्टनर्स के बीच में इक्वल प्रपोर्शन में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। नंबर 10 वो है सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर फर्म में एक्टिव रोल प्ले करता है, कैसा एक्टिव रोल प्ले करता है, तो क्या उसको कोई सैलरी, बोनस, कमीशन वगैरह देना है कि नहीं देना है, और देना है तो वो क्या कितना देना है, कितने % देना है, कैसे देना है, वो सब पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। नंबर 11 है इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर टू द फर्म। देखिए दोस्तों ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करता है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करता है तो वो लोन पर पार्टनर को कितना इंटरेस्ट पे करना है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पार्टनरशिप डीड में डिसाइड करके आपको मेंशन करना चाहिए।
और अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया है तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कंपल्सरी 6% पर एनम, कितना दोस्तों, 6% पर एनम इंटरेस्ट है वो दिया जाएगा। फाइन, ये आप याद रखोगे, कितने परसेंट, 6%, और किस पर, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, ये भी आप याद रखोगे। ये 6% किस पर है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है नंबर 12, गुडविल। The computation to determine the value of goodwill at the time of admission of a new partner, at the time of retirement or death of a partner is also mentioned in the partnership deed. राइट, पार्टनरशिप फॉर्म का जब भी रिकंस्ट्रक्शन होता है तो गुडविल का कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 3 में देखा दोस्तों, गुडविल को कैलकुलेट करने की काफ़ी सारी अलग अलग मेथड थी, है ना, 4 मेथड हमने देखी थी। तो कौन सी मेथड और कैसे आप कैलकुलेट करोगे वो यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 12 में मेंशन करना चाहिए। नंबर 13 है एडमिशन एंड रिटायरमेंट। राइट, कभी भी कोई भी पार्टनर को आप एडमिट करना चाहते हो या कोई पार्टनर बिजनेस में से रिटायर हो रहा है या किसी की डेथ हो रही है तो उसके रिलेटेड आप क्या क्या प्रोविजंस होगी, उसके रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है वो सारी प्रोविजंस आपने पार्टनरशिप डीड में एडवांस में लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 14, डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस फॉर्म विल बी डिसॉल्व, कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस ऐसे है कि जिसमें फॉर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। व्हाट प्रोसीजर विल बी एडॉप्टेड, डिसोल्यूशन करने के लिए आप कौन सी प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एटसेट्रा। दिस पॉइंट्स आर मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। तो ये सारे पॉइंट्स है वो हमें पार्टनरशिप डीड में मेंशन करने चाहिए। तो दोस्तों ये हमने सारे 14 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया कि जो यूजुअली जनरली आपको पार्टनरशिप डीड में देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिए, नेम ऑफ अ पार्टनर यानी कि डिटेल्स ऑफ द पार्टनर, डिटेल्स ऑफ द फॉर्म, देन टाइप्स ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, then distribution of the profit and loss, interest on loan given by the partner, then salary, bonus, commission, remuneration to the partner, goodwill, admission, retirement and dissolution of the firm। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में दोस्तों हमें कुछ ऐसा दिया है कि अगर सी हम कोई भी पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन वगैरह देते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें उसको एज पर सेक्शन 40B इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक ये सारी चीज़ें उसको डिडक्शन में मिलती है, यानी कि ये सब पर उसको इनकम टैक्स पे करना होता नहीं है। दूसरा एक ये भी लिखा है कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दी है और आप उसको इंटरेस्ट पे करते हो तो 12% अगर इंटरेस्ट का रेट है ना तो तब तक उस पर तब तक उस पर भी कोई डिडक्शन है वो नहीं लगेगा। बट अगर इंटरेस्ट है वो 12% से ज़्यादा है, राइट, कैन बी पेड बट डिडक्शन विल बी अलाउड अप टू 12%। अगर इंटरेस्ट का रेट 12% से ज़्यादा है तो भी डिडक्शन है ना वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 12% तक ही मिलेगा। अब इसके बारे में हमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें नोट में साफ साफ लिखा है दोस्तों, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, राइट, इट इज़ नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, ये आपके एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए नहीं है। तो स्वीट आई मीन आप सिंपल लैंग्वेज में उसको इस तरीके से याद रख सकते हो। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है विच इज़ अ पॉइंट नंबर 5, जिसका नाम है प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 pertaining to the accounting treatments in the absence of partnership deed। तो पॉइंट नंबर 5 का मतलब ये दोस्तों कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो वो केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देने के लिए ऑटोमेटिकली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की जो प्रोविजंस है ना वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आंसर भी आएंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है या तो ऐसी कोई पार्टनरशिप फॉर्म है कि जिसने पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं है तो उसकी
क्योंकि सी पार्टनरशिप डीड में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है ना वो लिखा होता है। अब कोई पार्टनरशिप डीड ने कोई पार्टनरशिप फर्म ने डीड बनाया ही नहीं, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की कुछ प्रोविजंस है, 7 पॉइंट्स है, वो हमें फॉलो करने हैं, राइट। चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहला लिखा है कि ईच पार्टनर contribute the capital in the firm by mutual agreement. There is no restriction in the act in this regard. It is not mandatory to bring a capital for each partner. सबसे पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि हर एक पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो लोगों पर डिपेंड करेगा, वो पार्टनर पर डिपेंड करता है कि कौन कितनी लेकर आएगा। इसके लिए कोई एक्ट के मुताबिक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और ना ही तो हर एक पार्टनर के लिए कैपिटल लाना कंपलसरी भी है। अगर कोई पार्टनर कैपिटल नहीं लाना चाहता है और बाकी पार्टनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी चल सकता है। समझ में आया? डन। चलिए नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर कैन नॉट बी पेड। पार्टनर ने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है उस पर कोई इंटरेस्ट उसको मिलेगा नहीं। नंबर 3, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वुड रिमेन इन इक्वल प्रोपोर्शन, ये हमने पहले भी देखा। नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर कैन नॉट बी चार्ज्ड। पार्टनर जो ड्राइंग करते हैं उसके ऊपर आप कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। नंबर 5, कोई भी पार्टनर एक्टिव पैसिव कोई भी हो उसको कोई सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन कुछ भी पेड नहीं किया जाएगा। नंबर 6, 6% पर एनम इंटरेस्ट इज पेएबल फॉर द लोन गिवन बाय एनी पार्टनर टू द फर्म। अगर कोई पार्टनर ने फर्म को लोन दी है तो उसको कंपलसरी 6% पर एनम इंटरेस्ट है वो मिलेगा। और नंबर 7, इन केस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सपेंस इनकर्ड बाय द पार्टनर फॉर द फर्म, देखिए दोस्तों क्या लिखा है, एक्सपेंस किया बट किसके लिए? फर्म के लिए किया है। द पार्टनर हैज द राइट टू रीइंबर्स इट। तो पार्टनर है वो एक्सपेंस को वापिस फर्म से ले सकता है। रीइंबर्स मतलब वापिस ले लेना, फर्म से वो पैसे वापिस ले लेना, राइट। तो ये 7 प्रोविजंस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दी है जो हमें इंप्लीमेंट करनी है अगर पार्टनरशिप डीड बनाया नहीं है। फिर से एक बार दोस्तों समझ लेते हैं। नंबर 1, कैपिटल पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, म्यूचुअल एग्रीमेंट से पार्टनर कैपिटल ला सकते हैं, कैपिटल लाना भी कंपलसरी नहीं है। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड नहीं किया जाएगा। नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। नंबर 4, प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल प्रोपोर्शन। Number 5, 6% per annum interest will be charged on the loan given by partner to the firm. Next number, अगर कोई पार्टनर ने फर्म के लिए कोई रीजनेबल एक्सपेंस किया है तो पार्टनर कैन रीइंबर्स दैट एक्सपेंस फ्रॉम द फर्म, राइट। तो ये सारे पॉइंट थे दोस्तों के जो हमें याद रखने हैं। ये आपके थियोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपके आगे जो स्मॉल सम्स आने वाले हैं ये चैप्टर के उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अभी तक हमने फिलहाल देखा जाए तो टोटल ये चैप्टर के पहले 5 पॉइंट हमने आज के सेशन में कंप्लीट किए, राइट। सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमें बताया गया कि पार्टनरशिप फर्म का इमरजेंस कैसे हुआ। 3 रीजंस थे जो आप याद रखोगे। नंबर 2 में हमें बताया गया मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। नंबर 3 में हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। नंबर 4 में हमने देखा दोस्तों पार्टनरशिप डीड होता क्या है। नंबर 5 में हमने देखा कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, बनाया नहीं है, तो वहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजंस हमें लगानी पड़ती है फॉर गिविंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और हाँ बस यहाँ तक के हमने सारे पॉइंट्स है वो कंप्लीट किए आज के सेशन में, राइट दोस्तों। ये सारे थियोरी पॉइंट्स थे और बिकॉज आपने अभी पार्टनरशिप को पढ़ना शुरू किया है तो पहले आपको पार्टनरशिप फर्म का बेसिक नॉलेज ले लेना चाहिए, फिर हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल उसके जो क्वेश्चन आंसर है उसमें कौन कौन से टेबल्स बनते हैं, राइट, उसके बारे में हम देखने वाले हैं पॉइंट नंबर 6 ऑनवर्ड्स। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही।
राइट। आपको सेशन कैसा लगा, क्या सारे पॉइंट समझ में आए, वो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। डाउट है आपको, कोई भी क्वेरी है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहां पे भी आप इंडिविजुअली पूछ सकते हो या कमेंट करके भी पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली टू गिव द जस्टिफाइबल आंसर टू ईच एंड एवरी क्वेरी। सो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर टुडे, राइट। मिलते हैं हम अगले सेशन में। पॉइंट नंबर 6 ऑनवर्ड्स हमें सारे पॉइंट फिर से डिस्कस करने हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।